R.H. विट्टेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये जो 5 किंगडम इन्होंने बनाए थे ये थे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम में से जो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है पहला किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और भी बहुत हैं जैसे माइकोप्लाज्मा और बहुत कैटेगरीज आती है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोकैरियोट्स है स्पेशली बैक्टीरिया, तो इसका थोड़ा पार्ट जो है वो यहाँ इस सेकंड चैप्टर में है और कुछ ठीक ठाक जो डिटेल दी गई है इसकी 8 चैप्टर में है। 8 चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इसको तो पूरा पूरा कंप्लीट भी हम इसी लेक्चर में इसको करेंगे, मीन्स इसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। जो 8 चैप्टर का जो पार्ट है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे इसको। इससे क्या होगा, थोड़ा लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितना भी हम पार्ट करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे बैक्टीरिया के बारे में या बोले प्रोकैरियोटिक के बारे में जो कि मोनेरा के अंदर आ रहा है, पूरा डिटेल में करेंगे। इससे फ़ायदा होगा कि एक तो आपका यकीन मानिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, हम पूरा डिटेल में लेके जाएंगे, कभी बैक्टीरिया में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो लेक्चर ध्यान से देखें और पूरा सिलेबस का ही कराएंगे, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए हल्का डिटेल लेनी पड़ती है जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर जैसा अभी हमने बोला कि क्या आते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। अब ये प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, देखो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जो प्राचीन पुराना टाइप का होता है, और पुराने जो होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था, ठीक है। तो प्रो और यहां से कैरियोट्स जो वर्ड आया वो आया कैरियोन से। कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस मींस प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिजम्स में होगा उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब ये प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या है, प्रिमिटिव टाइप का मतलब होता है कि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो या बोले वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो। देखिए कोई सेल होती है तो सेल के अंदर हम बोलते हैं जनरली कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए या न्यूक्लिक मटेरियल बोलते हैं जैसे डीएनए वगैरह, इसको ये न्यूक्लियस है तो ये क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये आसपास क्या होता है, सेल का लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या काम करती है, इस जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट रखती है साइटोप्लाज्म से। तो इस तरह की अगर सेल है नॉर्मली, जैसे हम देखते हैं, मेन बात कर रहा हूं न्यूक्लियस के बेसिस पर, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अगर ये प्रेजेंट होती है तो सेल कहलाती है यूकैरियोटिक टाइप की, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो यहां पर, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो तो ये जो जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लिक मटेरियल जो अंदर पड़ा हुआ था, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म के। तो इस तरह का जो न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा हुआ होता, उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या फिर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस उसको कहते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो किसके अंदर आते हैं, वो सब आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। अब आता कौन कौन है, तो देखिए पहले तो हमने देखा कि जैसे लास्ट वीडियो में देखा कि 6 किंगडम हमने पढ़ा था कि कार्ल लुईस ने दिया था। कार्ल लुईस ने किंगडम मोनेरा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक था यू बैक्टीरिया, तो एक क्या आ गया इसके अंदर, यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। और क्या किया था, प्रिमिटिव टाइप के भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। तो ये इसके अंदर उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किए थे, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। आपके जो एनसीईआरटी उसमें भी यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया अलग अलग दिए हैं। अब इनके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज इस मोनेरा के अंदर आती हैं। मोनेरा में किसके में, यू बैक्टीरिया के अंदर आ जाते हैं।
यू बैक्टीरिया के अंदर आए तो यू बैक्टीरिया किसमें, मोनेरा, और मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। यानी कि जितने प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट के अंदर यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया के अंदर ही हम क्या बोल सकते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया, तो साइनो बैक्टीरिया आ जाएगा, इसमें पढ़ना है। और क्या आ जाते हैं, और आपके एक्टिनोमाइसिटीज, और आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया बोलते हैं, सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल भी कह सकते हैं, इससे छोटी सेल नहीं होती और कोई भी। तो ये मेन कैटेगरी जो और भी है वैसे, लेकिन मेन ये है, हमें जो फोकस करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की। तो इन तीन को तो डिटेल में लेके चलना है। उसके बाद में एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा को थोड़ा थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा मेन फोकस रखना है यू बैक्टीरिया। अगर आप यहाँ से पूरा लेक्चर आराम से देखो, तसल्ली से देखो, कोई बिना टेंशन के, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और जो है, क्योंकि हम पूरा का पूरा डिटेल में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि फालतू का बिना सिलेबस का कराएंगे, सिलेबस से रिलेटेड कराएंगे, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा, भाई जो टॉपिक है आपके अगर अच्छे समझ में आए, समझाने के लिए हल्का सा डिटेल लेके जानी पड़ेगी। तो वीडियो के साथ बने रहो। पहले स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या है, देखो बैक्टीरिया जो है, देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पता लग गया कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और जो है बैक्टीरिया मिलता कहाँ है, तो बैक्टीरिया जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब लगभग हर जगह पे मिलते हैं, पानी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, सॉइल में, एयर में मिलेंगे, हवा के अंदर, इवन एनिमल की बॉडी के ऊपर मिल सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के स्किन पे मिल सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं, जैसे ई कोलाई नाम सुना होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था या ऑब्जर्व किसने किया था। तो जो हल्की सी थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो हिस्ट्री में बैक्टीरिया की आता है कि जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो किया था एंटन वॉन लिविनहॉक ने। एंटन वॉन लिविनहॉक ने बैक्टीरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। कहाँ पर, भाई जो रुका हुआ जो रेन वाटर है, जैसे बारिश पड़ी, पानी रुक गया, उसके बाद में कुछ दिनों तक रहा रुका हुआ, उसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। प्लस साथ में इन्होंने जो दांत के ऊपर, टीथ के ऊपर जो थोड़ा सा प्लाक वगैरह आ जाता है, जैसे टार्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो कहाँ पर, रेन वाटर के अंदर रुका हुआ जो रेन वाटर है, प्लस और कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, टार्टर स्क्रैप ऑफ टीथ, जो टीथ के ऊपर, ठीक है, दांत में जो पीला पीला जम जाता है, ठीक है ना, जैसे एक दो दिन ब्रश मत करो तो थोड़ा सा वाइट वाइट सा येलोइश सा जम जाता है, उसको टार्टर, तो उसको स्क्रैच करके वहाँ से उसमें देखा था रेन वाटर, और इसको मिला के तब इन्होंने माइक्रोस्कोप में भी इनको देखा था। तो बैक्टीरिया और बाद साथ में दूसरे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने देखे थे, ठीक है। और देखने के लिए क्या था, इन्होंने माइक्रोस्कोप एक तैयार किया था अपना। अब ये एक्चुअल में क्या थे, ये क्लॉथ मर्चेंट थे, कपड़ा व्यापारी थे, कपड़ा बेचने का काम करते थे। साथ में इनको शौक था लेंस घिसने का, ठीक है, लेंस घिसा करते थे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी के इन्होंने लेंस बनाए। तो अपना एक माइक्रोस्कोप तैयार किया, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिलते हुए, मूवमेंट करते हुए कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखा एंटनी वॉन लिविनहॉक ने, ठीक है। और इन जो अपने इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म देखे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखे, ठीक है, इनके बारे में जो भी अपना एक इनका विचार था, जो इनके बारे में इन्होंने जो रिसर्च की थी, वो सब इन्होंने जो छापी थी, वो अपनी एक बुक आई थी इनकी, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लिविनहॉक। तो इस बुक के अंदर इनका ये वर्क छपा था, पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इन जो ये वर्क छपा था, और इसमें जो इन्होंने ऑर्गेनिज्म देखे थे, जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, जो रेन वाटर में, स्टार्टर स्क्रैप ऑफ टीथ इसमें दिखाई दिए थे, इनके लिए जो वर्ड यूज किया था इन्होंने, वर्ड किया था डाई अर्कन्स।
डाइअर्कन्स वर्ड यूज किया था। देखिए जो डच साइंटिस्ट थे इनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, डच, मीन्स ये हॉलैंड के रहने वाले थे। लैंग्वेज कौन सी है, डच। तो इनकी भाषा में इन्होंने क्या बोला था, डाइअर्कन्स इनको बोला था। बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन उस टाइम पर जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो देखा करती थी, जो एक संस्था थी, वो थी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो लंदन ने इसको ट्रांसलेट करके नाम क्या रख दिया, एनिमल्कल्स। ठीक है, यानी कि एनिमल जैसे मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से नाम उन्होंने रख दिया। तो उन्होंने क्या रखा, एनिमल्कल्स, इन्होंने नाम इसका ट्रांसलेट करके रख दिया। किनका, उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसको लेविनहॉक ने डाइअर्कन्स कहा था। ठीक है, नाम क्या रखा रॉयल सोसाइटी ने, एनिमल्कल्स नाम रख दिया। अब ये जो हम आज के टाइम पे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं, ये वर्ड एक्चुअल में किसने दिया था, ये लेविस पास्चर ने दिया था। लेविस पास्चर ने दिया था ये। ठीक है, और जो बैक्टीरिया जो वर्ड यूज करते हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के बारे में भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो नाम दिया था वो एरनबर्ग ने, एरनबर्ग ने जो बैक्टीरिया टर्म है, शब्द है, उसका यूज किया था पहली बार। ठीक है, तो याद रखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड लेविस पास्चर का दिया हुआ है और बैक्टीरिया नाम एरनबर्ग ने दिया था। ठीक है, अब इन्होंने देखिए सबसे पहली बार जो है लेविनहॉक ने सबसे पहली बार छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म या बोल सकते लिविंग सेल पहली बार जो देखी वो किसने, इन्होंने देखी। जैसे रॉबर्ट हुक की बात करते तो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखी थी, तो इन्होंने सबसे पहली बार क्या देखी, लिविंग सेल, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कुछ प्रोटोजोआ वगैरह, ये सब इन्होंने देखे थे। इसलिए एंटनी वॉन लेविनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोप भी पहली बार अच्छे इन्होंने बनाए थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्लस फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी इनको कहा जाता है। ठीक है, और रही बात पास्चर के बारे में आप पढ़ते हो तो पास्चर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, खैर उसके बाद में आगे बात करते हैं कि जो लेविनहॉक ने जो ये ऑर्गेनिजम्स देखे थे, ठीक है, जो बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया देखा तो बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स की इन्होंने ऑब्जर्व किया था। बैक्टीरिया जो है अलग अलग शेप के थे, उनको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो कौन कौन सी शेप है उनकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की जो शेप है, ठीक है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो गोल शेप के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकई, या फिर सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं कोकस। तो ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल, इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोल शेप के, जैसे ये इस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोकई। ठीक है, बहुत सारे कोकई, एक के लिए क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अरेंजमेंट की बात है। अब अगर मान लीजिए कि 2 बैक्टीरिया, आप कुछ वर्ड आगे देखने को मिले, मान लीजिए 2 बैक्टीरिया इस तरीके के पेयर में है, 2-2 के पेयर में, तो अब इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, देखो कोकस तो है, अब वर्ड होगा डिप्लोकोकस। ठीक है, डिप्लोकोकस। ठीक है, तो 2 हैं, डिप्लोकोकस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर ये चेन में है पूरी, मान लीजिए कि ये जो कोकस है ये एक चेन में है, ऐसे लंबी चेन बना दी, तो इसके लिए जो वर्ड यूज हो जाता है, आगे काम आएंगे आपके, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसके लिए वर्ड यूज होता है जब चेन में होते हैं कोकस, गोल शेप के बैक्टीरिया जो है जब चेन में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस वर्ड यूज होता है। ऐसे ही आगे बात करते हैं, जैसे अगर रोड शेप के बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो बेसिलाई, और सिंगुलर होता है इसके लिए वर्ड बेसिलस। ठीक है, तो बेसिलस कैसे होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये कुछ इस तरीके के, ऐसे जैसे ये रहा, इस तरीके से रोड शेप के जो बैक्टीरिया उनको क्या बोलते हैं, बेसिलस बोलते हैं। अब सेम इसमें भी जैसे ये 2 थे डिप्लोकोकस, ऐसे ही अगर ये अरेंजमेंट इनके 2-2 के साथ में हो जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे बंच में 2-2 के पेयर में मिले, तो इनको जैसे डिप्लोकोकस बोल रहे थे, इनको क्या बोल लेंगे, डिप्लोबैसिलस। और ऐसे ही जैसे ये चेन में थे, ऐसे ही अगर बैसिलस चेन में हो, ऐसे इस तरीके से चेन में बन जाए ऐसे, तो इस तरीके से चेन में आ जाएगा, तो उसके लिए क्या बोल देंगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है,
अब बेसिलस के जैसे इसका जो एग्जाम्पल की बात करते हैं कोकस की, तो इसमें जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, जो निमोनिया कोस करता है वो कोकस गोल शेप का होता है। बेसिलस रोड शेप के बैक्टीरिया सबसे कॉमन एग्जाम्पल जैसे इकोलाई, ठीक है, इकोलाई सबसे कॉमन एग्जाम्पल, नाम सुना होगा इकोलाई बैक्टीरिया का। नंबर 3 की शेप बात करते हैं तो स्पाइरिला, स्पाइरिला और सिंगुलर स्पाइरिलम। तो ये कैसे हैं, ये जो है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप मतलब जैसे स्नेक होता है, कैसे है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है स्पाइरल शेप के, ठीक है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप जैसे स्नेक हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, फ्लैजला हो सकते हैं इनके एंड पे, नहीं भी हो सकते। तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल तो ट्रिपोनिमा, जो कि सिफिलिस कोज करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सिफिलिस, पढ़ेंगे 12th क्लास में उसको। तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। चौथी कैटेगरी की बात करते हैं तो विब्रियो, तो विब्रियो में क्या आते हैं, विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया आते हैं, कोमा शेप, ठीक है, कोमा शेप कैसी होती है, कोमा शेप इस तरीके से, भाई ऐसे हो, ठीक है, इस तरीके से कोमा शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो विब्रियो कहलाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोलते हैं विब्रियो कोलेरी, जो कोलेरा मीन्स हैजा, हैजा जो बीमारी होती है वो कोज करता है, तो विब्रियो, ठीक है। तो ये 4 शेप याद रखेंगे, सबसे कॉमन है और जो है ऑलमोस्ट, मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में है और काफ़ी आगे आपके काम आएगा, ठीक है। तो 4 शेप होती है, कोकस स्पेरिकल गोल शेप की, बेसिलस जो होते हैं रॉड शेप के, ठीक है, इकोलाई, बेसिलस एंथ्रेकिस, ये इसके एग्जाम्पल है। स्पाइरिलम में था स्नेक टाइप जैसे स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे ट्रिपोनिमा, और विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया जैसे विब्रियो कोलेरी। अब ये थी बैक्टीरिया की शेप। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए सबसे पहले सरफेस अपेंडेजेस, यानी कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी कवरिंग ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर मोबाइल कवर चढ़ा के रखते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर वो कवरिंग टफ है, थिक है, मोटी है, हार्ड है, जैसे मोबाइल कवर ही मान लीजिए तो कैप्सूल, और अगर ढीली ढाली है, ढीली ढाली स्किन की तरह पड़ी हुई है ऊपर, जैसे जानवरों में देखते हो गाय भैंस के गले के नीचे खाल लटकी सी रहती है, तो इस तरीके से ढीली ढाली अगर कवरिंग उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो उसको स्लाइम लेयर, अभी इसको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा इसको डायग्राम की हेल्प से। सेल वॉल आएगी, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए नॉर्मल में जब हम देखते हैं तो जनरली अगर देखें एक बैक्टीरिया को तो किस तरह का दिखाई देगा, तो मान लीजिए बैक्टीरिया, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन मानते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है। अब अगर भाई कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी करते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे बना देता हूं, यहाँ पर ये सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन कट करके देख रहे हैं, ऐसे जैसे कैप्सूल है, दवाई के लिए कैप्सूल लेते हो कुछ इस तरीके का है, इसको कट कर दिया है। ऐसे कट करने के बाद में कैसे ये अंदर से दिखाई दे रहा है, तो उसकी लेयर्स दिखाई दे रही है। तो ये जो ये लास्ट की जो लेयर बनाई मैंने सबसे लास्ट वाली है ऐसे, तो इसको मान लीजिए कवरिंग है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है ऊपर की सबसे, ठीक है। अब ये ऊपर का कवर चढ़ा हुआ है ऐसे, ये पीछे से आपको दिखाई देगी नहीं ऐसे, तो इसको इस तरीके से बनाया, वैसे तो चारों तरफ है इसके, सेक्शन कट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर मोस्ट ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ये आपका कैप्सूल भी हो सकता है और स्लाइम लेयर भी हो सकती है, अभी जस्ट उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ दिखाई देती है तो ये है सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने ये तो बात कर ली कि सेल
सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ लिक्विड होगा जिसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। अब यहां से आपका चाहे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूछे या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का पूछे तो यही बन जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब बात ये आती है कि देखिए चलो हमने साइटोप्लाज्म बना दिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोलिक, सरफेस अपेंडेजेस नहीं बनाए। तो ये देखिए तो क्या होता है सरफेस अपेंडेज, जैसे हमारे स्किन पे हेयर होते हैं ऊपर की तरफ उभरे हुए, ठीक है, निकले हुए, तो इस तरीके से क्या होते हैं, हेयर की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, इस तरीके से क्या बोलते हैं इनको पिलई कहते हैं। ठीक है, अभी लिख रहे हैं इसको, इस तरीके से क्या होते हैं, पिलई होती है, हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर इनको क्या बोलते हैं, हम पिलई बोलते हैं। ठीक, ये पिलई है। और यहां से कुछ बड़े अपेंडेजेस भी होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ऐसे ये भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजला बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैजला कहते हैं। अभी जो फ्लैजला है, फ्लैजला मूवमेंट के लिए, बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट के लिए इधर से उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पिलई होती है वो मूवमेंट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब जो सरफेस अपेंडेजेस है वो हमने कितने पढ़े, वो दो के नाम लिखे। एक तो लिखा क्या, फ्लैजला, फ्लैजला जो है प्लूरल वर्ड है, फ्लैजलम सिंगुलर है, और दूसरा क्या पढ़ा, पिलई। तो हमें एक एक करके ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या दिखाई देता है, इस तरीके से एक इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जब पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है वो हमें पढ़ना है फिर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जा रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। तो ये जितना जेनेटिक मटेरियल जो है भाई, प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होगी। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम है एक तरह से। ठीक, तो ये जितना एरिया में पड़ा हुआ है, जितना एरिया कवर कर रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड हम कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जब साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। देखिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक तो डिफरेंस था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दूसरा यह है कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती हैं, जैसे यूकैरियोटिक में है, प्लांट में है, हमारे में है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, इस तरीके से बहुत सारी और हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, गोल्जाई बॉडी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनली है, लाइसोसोम्स हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक में। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली यहां पर प्रेजेंट नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे बैक्टीरिया में नहीं होती। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक ऑर्गेनली ऐसी है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम वहां पर भी पाए जाते हैं और यहां पर भी, बस यहां पर कैसे होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में राइबोसोम क्या है, किस तरीके से, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि 70-80 है क्या। ठीक है, तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स अगर राइबोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, इस तरह से आरएनए, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे इस तरीके से बंच बना लेते हैं बहुत सारे। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, और ये बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे हो गए तो उनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे हैं तो पॉली, और राइबोसोम है तो पॉली राइबोसोम्स, बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठे हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर की बात की। तो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले बात करनी है किसकी, सरफेस अपेंडेजेस की, और उसमें भी किसकी, पहले फ्लैजला की बात करेंगे और फिर पिले की बात करेंगे, उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम को एक बार देखना, इस पॉज करके चाहे आप बना भी सकते हो उसको। ठीक है, और बीच बीच में मैं इसका जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए फ्लैजला जो है, पहले बात कर रहे हैं सरफेस अपेंडेज फ्लैजला की। तो फ्लैजला जो है बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, पिली से बड़े होते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा था। तो फ्लैजला जो मेन काम करता है वो बैक्टीरिया के मूवमेंट में है। ठीक है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में,
इसका मेन रोल है। अगर बैक्टीरिया पे फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल हो सकता है, ठीक है। अगर फ्लैजेला है तो 100% बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल, मूवमेंट कर सकता है। जिस तरीके से नाव चापू से चलती है, और होते हैं जो एक नाव चलाने वाला होता है तो और चापू होते हैं उससे चलाता है, इस तरीके से बैक्टीरिया के क्या होते हैं, एक फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे चाबुक होता है तो इस तरीके से क्या करते हैं, हिलते हैं ऐसे, जैसे आप रस्सी पकड़ के ऐसे हिलाते हैं तो इस तरीके से घूमते हैं, तो इस तरीके से जो फ्लैजेला है वो भी ऐसे घूमता है और बैक्टीरिया क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब फ्लैजेला के प्रेजेंस और किस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर है उस बेसिस पे अगर देखते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे अब फ्लैजेला के बेसिस पे देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया पे कोई फ्लैजेला नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं एट्राइकस। एट्राइकस याद रखिएगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के ऊपर इस तरीके से एक फ्लैजेला है, एक तरफ है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स एक, ट्राइकस फ्लैजेला, एक फ्लैजेला हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर बैक्टीरिया के दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला है ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फी। एम्फी मतलब ड्यूअल नेचर होता है जिसका, एम्फी ट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, एम्फी ट्राइकस। और अगर बैक्टीरिया के एक तरफ किनारे पे, एक ही किनारे पे बंच हो, फ्लैजेला बहुत सारे हो, बंच हो ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया के दोनों किनारे पर इस तरीके से ऐसे बंच जो है फ्लैजेला का दोनों तरफ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया के फ्लैजेला पूरी बॉडी पर है, चारों तरफ आगे पीछे हर जगह पर फ्लैजेला है, तो इसको, इस तरह के बैक्टीरिया को कहा जाता है पेरीट्राइकस। पेरी मतलब किनारा, ट्राइकस पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो इस बेसिस पे ये जो टर्म्स हैं सिंपल डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे फ्लैजेला के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियो को कंप्लीट देख के लंबी जरूर होगी, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो आपके बैक्टीरिया का छूट जाए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो ये तो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट थी, मैंने फ्लैजेला के बेसिस पे इतने टाइप के। बाद आती है कि जो फ्लैजेला है एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। 8 चैप्टर जो है आपका, वहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं फ्लैजेला के स्ट्रक्चर से, तो उस पर ध्यान रखना, फोकस करना। तो अब हम स्ट्रक्चर, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये है स्ट्रक्चर फ्लैजेला का। तो फ्लैजेला की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर बना कैसे है। अब आपके साइड में एक डायग्राम आ रहा होगा, वहाँ से आप देखोगे कि जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके बीच में से क्या निकल रहे हैं, मतलब फ्लैजेला निकल रहे हैं वहाँ से, ठीक है। पिलई भी निकलती रही है, लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं, फ्लैजेला की। तो वहाँ से उसी को जब जूम करके उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट उसका बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, ये सेल वॉल है, इसकी थिकनेस दिखा रखी है। और ये वाला जो ब्लैक वाला है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर का पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक साइड है, बैक्टीरिया के अंदर का पार्ट है, ठीक है। अब जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है, यानी कि 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला के। पहला होता है बेसल बॉडी, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है फिलामेंट। तो इन 3 पार्ट से मिलके क्या बनता है, फ्लैजेला बनता है। अब देखिए बेसल बॉडी एक एक करके देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, नीट के। तो बेसल बॉडी क्या है, देखिए एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। बेसल बॉडी कैसा है, देखो बेसल बॉडी ये लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ से, ये अंदर की तरफ जो रॉड दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, जिसके चारों तरफ ये प्लेट, एक रिंग सी दिखाई दे रही है 4 रेड कलर की, तो अंदर का जो रॉड है ये रॉड, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर कैसा है, ये बेसल बॉडी है। कहाँ पर है, ये सेल वॉल के अंदर, और प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा अंदर तक घुसा हुआ है, इसके धसा हुआ है पूरा इसके अंदर। तो इसकी सिचुएशन जो प्लेस है वो कहाँ हुआ,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में घुसा हुआ है ऐसे, ठीक है। प्लस इसके चारों तरफ क्या मिलती है, इसके चारों ओर देख रहे हैं आप तो 2 पेयर रिंग के मिल रहे हैं, 2 पेयर, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, यहाँ पर ये रिंग दिखाई दे रही है रेड कलर की। तो यहाँ पर ये वाले जो पेयर है ये भाई देखो, आउटर इधर की साइड है, ये अंदर की साइड है बैक्टीरिया की, ये आउटर साइड है। तो आउटर साइड है तो ये जो L और P रिंग हुई ये आउटर रिंग हुई। कौन सी हुई, ये L और P रिंग हुई, ये इसकी आउटर रिंग है, ठीक है, आउटर रिंग है। कहाँ पर है, L और P, भाई 4 प्रकार की रिंग पाई जाती हैं जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया का, उसमें L, P, S और M, इसमें से जो 2 जो रिंग होती हैं L और P वो सेल वॉल के अंदर होती हैं, और बाकी जो 2 रिंग होती हैं S और M रिंग वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 L और P कहाँ हैं, वो हैं सेल वॉल के अंदर, और S और M कहाँ हैं, वो हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि देखो आगे हम पढ़ेंगे ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे, तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, सिर्फ S और M रिंग होती है इनर, भाई ये जो आउटर है ये कैसी है, ये इनर रिंग है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, आगे बताएंगे भी क्या होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उसमें सिर्फ इनर रिंग यानी कि S और M रिंग ही पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जो ग्राम निगेटिव होती है उसमें 4 रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। तो 4 रिंग होती है L, P, S, M, बाहर वाली कौन सी है, आउटर L, P, अंदर वाली कौन सी है, S और M, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन आता है फ्लैजेला का वो है हुक। तो हुक क्या कर रहा है, फिलामेंट और बेसल बॉडी इन दोनों को जोड़ के रख रहा है, यानी कि इसका मिडिल पार्ट है, बीच का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट आता है, फिलामेंट सबसे आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे आखिरी का पार्ट है फिलामेंट, जो कि पॉलीमर है एक तरह से, यानी कि ये छोटे छोटे, अब अगर बात करते जैसे अंगूर होता है, अंगूर का गुच्छा, तो उस पर अंगूर लगा के रखते हैं, तो अंगूर का गुच्छा पूरा पूरा मान लीजिए क्या है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर फिलामेंट। एक एक अंगूर क्या है, उसका मोनोमर है, यूनिट है, यानी कि एक एक अंगूर इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी क्या लगी रहती हैं, छोटी छोटी यूनिट होती हैं, इस तरीके से ग्लोबुलर यूनिट होती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हेलिकली अरेंज होती है। और ये कैसा होता है, ये खोखला है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि रस्सी है, रस्सी, तो रस्सी में किस तरीके से आपस में ऐसे हेलिकली अरेंज होती हैं, तो ऐसे मान के चलो कि बीच में रस्सी है, क्या है, स्पेस है, खोखली है। तो कैसा होता है, फिलामेंट होलो स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है, जो कि किससे, ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। एक सिंगल जो मोनोमर, एक गोला इस तरीके से अगर देखते हैं, सिंगल प्रोटीन, जो सिंगल प्रोटीन है वो कौन सी है, फ्लैजेलिन प्रोटीन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो फ्लैजेला है वो किस प्रोटीन से बना है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, फिलामेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। तो ये कैसी है, एक सिंगल को, ऐसे बहुत सारी फ्लैजेलिन प्रोटीन हेलिकली, जैसे हेलिकल होता है, ठीक है, रस्सी आपस में लटकी जो लिपटी हुई रहती है ऐसे, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हेलिकली अरेंज होती है, लेकिन बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जैसे ऐसे है, तो इस तरीके से क्या है, हेलिकली चारों तरफ इस तरीके से अरेंज है, बीच में क्या है, खाली स्पेस होता है, ठीक है, बीच में ऐसे खाली स्पेस होता है। तो ये क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है, जिससे फ्लैजेला यानी कि फ्लैजेला का फिलामेंट बना रहता है, ठीक है। तो यहां से देखो फ्लैजेला तो हो गया, अब बात करते हैं फ्लैजेला के बाद पिलेई की, ठीक है। तो फ्लैजेला के बाद में अगला पिलेई आ रहा है, ठीक है। तो पिलेई क्या है, पिलेई जो है हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं ये, ठीक है। कैसे अपेंडेजेस हैं, ये अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं, तो कैसे हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर हमने देखे थे ऐसे, ठीक है। तो उसके ऊपर इस तरीके से जो हमने बनाए थे, ठीक है, ये क्या है, हेयर लाइक अपेंडेजेस पूरे बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक। दूसरी बात, जैसे जो फ्लैजेला था जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना था, भाई उसका फिलामेंट था वो किससे बना था, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना था, ठीक है। जो फ्लैजेलिन प्रोटीन थी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, यानी कि सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, इसलिए तो क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है।
इसलिए बैक्टीरिया इनकी हेल्प से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जो पिलई है वो हेयर लाइक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। जो प्रोटीन है उसका नाम है पिलिन, ठीक है, पिलिन प्रोटीन से बनी होती है जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि जो पिलई है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगी, मूवमेंट में कोई रोल नहीं होगा इसका। बैक्टीरिया जो मूवमेंट करता है उसमें सिर्फ फ्लैजेला का रोल है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है। जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए एक्टिन प्रोटीन होती है, ऐसे ही यहाँ पर फ्लैजलिन है। लेकिन जो पिलई है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। पिलई जो है वो प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर इसके लिए पाइलस आ जाता है, ठीक है। अब जो ये पिलई होती है तो बैक्टीरिया के ऊपर कुछ पिलई तो बड़ी होती हैं, ठीक है, जिनका नंबर कम होता है, और मोस्टली जो पिलई होती है वो साइज में कैसी होती है, छोटी, और कुछ ही होती है बड़ी। तो पिलई हम बोल सकते हैं कि दो टाइप्स की पिलई हैं, टू टाइप्स की पिलई हो गई। एक हो गई लार्जर पिलई हो गई और एक हो गई शॉर्टर या स्मॉलर पिलई हो गई, ठीक है, स्मॉलर पिलई हो गई, ठीक है। तो जो लार्जर पिलई है वो उनका जो मेन रोल होता है, देखो पहले तो इसकी जो लार्जर पिलई है उनको हम सेक्स पिलई या एफ पिलई इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल है भाई उसका, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल लेते हैं, इसके अलावा कुछ अलग से भी क्रोमोसोमल मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, जो सेक्स पिलई है उसकी वजह से होता है। मान लीजिए इसमें प्लाज्मिड है और इसमें नहीं है, ठीक है, इसको बोल लेंगे एफ प्लस सेल, बैक्टीरिया की इसको एफ निगेटिव सेल बोल लेंगे। तो एफ प्लस सेल, इस पे एफ प्लाज्मिड है, जेनेटिक मटेरियल है, तो इस पे क्या हो, इस पे पिलई होती है, सेक्स पिलई। तो ये सेक्स पिलई दूसरे के साथ में क्या करती है, इस तरह से कनेक्शन बना लेती है, इसको कंजुगेशन ट्यूब को बोलते हैं। यहाँ से कुछ जेनेटिक मटेरियल इस पे इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये वाली सेल के अंदर भी आ जाता है, तो ये भी क्या हो जाती है, एफ प्लस हो जाती है, बाद में ट्यूब खत्म हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो कंजुगेशन आएगा खैर ये आगे टॉपिक में। तो अभी मैंने बताया कि सेक्स पिलई क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिसका साइज बड़ा होता है बाकी की पिलई से, ठीक है। और जो स्मॉलर पिलई है, स्मॉलर पिलई को हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री भी बोलते हैं, फिम्ब्री कहते हैं स्मॉलर पिलई को। ये क्या करती है, बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बीमारी कॉज करते हैं भाई, डिजीज कॉज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उनके ऊपर होती है प्रेजेंट ये जो स्मॉलर पिलई है, फिम्ब्री जिनको बोलते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट के लिए, जैसे हमारे हाथ है हम पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, ऐसे ही इनसे क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, उस पर अटैच हो सकते हैं ये, ठीक है, जिससे इनको इन्फेक्ट करने के लिए एक साइट मिल जाती है, पकड़ के चिपक जाते हैं उसके ऊपर। तो ये उसका काम है स्मॉलर पिलई का, ठीक है। तो ये थी पिलई, जो कि पिलिन प्रोटीन से बनी होती है और खोखली होती है पिलई। और जो पिलिन प्रोटीन है, जैसे फ्लैजलिन मोनोमर था, ऐसे ही पिलिन भी इसका मोनोमर है। ये खोखले थे, ये भी खोखले होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो सरफेस अपेंडेजेस खत्म होता है, आगे बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो नंबर 2 आता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग जो पाई जाती है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि जैसे एक आदमी ने चादर ओढ़ रखी है, इस तरीके से ऊपर की जो कवरिंग है, या मोबाइल के ऊपर जैसे कवर है, और कवर को आप मान लो कि चारों तरफ है उसके, सिर्फ पीछे पीछे नहीं है, पूरा आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं भाई। अगर वो थिक होगा, मोटा, टफ होगा, बिल्कुल हार्ड होगा, रिजिड, तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। बिल्कुल टफ होगा, टाइटली जो है पैक होगा, सेल वॉल के ऊपर टाइटली चिपका हुआ होगा, ठीक है। तो थिक और टफ होगा तो कैप्सूल। अगर वो ढीली ढाली कवरिंग है, ठीक है, ढीली ढाली कवरिंग है, जैसे आप कोई पैकेट देखते हो तो ढीला ढाला एक कवरिंग पैकिंग हो रखी है एक की, और एक की बिल्कुल टाइट बिल्कुल तरीके से हो रखी है, तो टाइट वाला कौन सा है, थिक एंड टफ कैप्सूल। और ढीली ढाली हो रखी है तो स्लाइम लेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। जो कैप्सूल जिस बैक्टीरिया पे पाया जाता है उसको कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं, और मोस्टली ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग।
भाई जब कैप्सूल इसके ऊपर होता है तो जो आरबीसी है, सॉरी जो डब्ल्यूबीसी है, वो इन बैक्टीरिया को एक तरह से पहचान नहीं पाती, यानी कि इनको पकड़ के इनको ख़त्म नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर होता है कैप्सूल। तो इसलिए क्या करते हैं, बीमारी कर देते हैं, और बीमारी जो करते हैं डिजीज़, उनको क्या बोल लेंगे, पैथोजेनिक, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर होता है कैप्सूल मोस्टली, उन बैक्टीरिया जिन पे होता है उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्लस पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है कैप्सूल, ठीक है। और जो स्लाइम लेयर होती है वो सिर्फ पॉलीसैकेराइड यानी कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो मेन रोल है वो क्या है कि प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है हमारी इम्यूनिटी की जो सेल है, जो फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म करती है, उससे बैक्टीरिया को बचाता है। जब ये हमारी डब्ल्यूबीसी से बच जाएगा तो हमें क्या करेगा, बीमारी करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये था ग्लाइकोकैलिक्स। अगली बात आ रही है सेल वॉल की। तो अगला जो आ रहा है वो टॉपिक है सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। अगर ऐसे बैक्टीरिया जिसमें जो थिक होती है, फिर बोल सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर मोटी होती है, थिक होती है, और ग्राम निगेटिव में थिन होती है, पतली होती है। अब बात ये आती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं क्या। तो देखिए क्या है कि 1884 में एक साइंटिस्ट आए थे क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन करने की, मींस बैक्टीरिया को कलर करने की एक टेक्निक दी थी, जिनको इन्हीं के नाम पर ग्राम स्टेनिंग कहा गया, ठीक है। क्या दिया था इन्होंने, ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब कलर करना। भाई अगर कोई भी चीज़ है वो बिना कलर किए उसके पार्ट्स अलग अलग साफ नहीं दिखाई देते, तो इन्होंने क्या किया, कलर करने की बैक्टीरिया को क्या किया, कि स्टेनिंग दी, ग्राम स्टेनिंग कहा गया। अब इस स्टेनिंग में किया क्या जाता है कि जैसे बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, स्लाइड के ऊपर, और एक लूप होता है, ठीक है, जैसे पेन है मेरे पास, इस तरीके से क्या होता है, एक लूप होता है जिसमें आगे की तरफ क्या होता है, एक वायर होता है ऐसे, ठीक है। इस लूप से एक डिश होती है, प्लेट की तरह, कांच की प्लेट होती है, पेट्री प्लेट बोलते हैं डिश, जैसे ढक्कन होता है किसी भी डब्बे का। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक कांच की प्लेट होती है, इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी, जैसे मोम होता है, मोम वैक्स जमा हुआ, इस तरीके से बैक्टीरिया की कॉलोनी आती है। तो वहाँ से इस लूप से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे पिक करते हैं, और पिक करके यहाँ पे एक वाटर की ड्रॉप डालते हैं, डिस्टिल वाटर की, और इस पे करके ऐसे इसको फैला देते हैं लूप से, ठीक है। इस तरीके से फैला दिया, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल स्मीयर कहते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि ग्राम स्टेनिंग क्या है और किसके अकॉर्डिंग इनको ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। उसके बाद में इसको सुखाते, एयर में ऐसे ही हिला के सुखा देते हैं। उसके ऊपर क्या डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट कैसा होता है कि डार्क ब्लू या फिर बोल सकते हैं पर्पल कलर का होता है, डार्क बिल्कुल, ठीक है। इसके ऊपर डालते हैं तो ये कैसा कलर हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद में इसको स्लाइड को पानी में धो दिया। धोने के बाद में इसके ऊपर क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, ठीक है। आयोडीन डाल दिया तो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे, ठीक है। CVI कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब क्रिस्टल वॉयलेट 1 मिनट के लिए डाल ली थी, और इसको भी 1 मिनट के लिए रखते हैं इस पर। 1 मिनट रखने के बाद में इसको क्या करते हैं, पानी, वॉश अंडर टैप वाटर, नॉर्मल पानी से धो देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर अल्कोहल अप्लाई किया जाता है, 70% अल्कोहल 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए अल्कोहल डालते हैं। तो अल्कोहल डालने से क्या होता है कि जो स्टेन वगैरह है, ये क्रिस्टल वॉयलेट वगैरह, ये पूरा निकल जाता है, ठीक है। वो एंड में पता लगेगा कि निकला कि नहीं निकला। नॉर्मल क्या करता है, निकाल देता है नॉर्मली। डीकलराइजर का काम कर रहा है, डीकलराइजर, ये मॉर्डेंट का, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, अल्कोहल डालने के बाद में, ठीक है, फिर से क्या करते हैं, पानी से धोते हैं इसको, नॉर्मल स्लाइड को।
उसके बाद में क्या डालते हैं, इस पे सैफ्रेनिन डालते हैं। जो सैफ्रेनिन होती है ये कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, लैब में देखा हो कभी स्लाइड बनाते हुए, ठीक है। पिंक, ये भी कितने, ये 30 सेकंड के लिए था अल्कोहल, ये भी 1 मिनट के लिए डाल दी। 1 मिनट के बाद फिर से स्लाइड को धो देते हैं। धोने के बाद वापस क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर ऑयल डालते हैं, ठीक है। ऑयल डालते हैं, ऑयल इमर्शन ऑयल डालते हैं इसके ऊपर। और ऑयल डालने के बाद में ऑयल से क्या होता है, मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ जाती है, यानी कि और बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में 100x पे देखते हैं। तो 100x पे देखने के बाद में अगर बैक्टीरिया का जो कलर है, बैक्टीरिया की सिर्फ शेप दिखाई देगी इसमें नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, या तो गोल यानी कि स्फेरिकल, या फिर जैसे बेसिलस रोड शेप। अगर ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं, पिंक कलर के, तो ये कौन से होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अगर ये पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पिंक कलर के ग्राम निगेटिव और पर्पल कलर के ग्राम पॉजिटिव। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये कुछ पिंक और कुछ पर्पल क्यों दिखाई दिए, तो इसका आंसर देखिए। तो आंसर इसमें मिलता है, देखिए कि जब बोला कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर थिक होती है, मान लीजिए कि ये रही पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है, ये हमने ऐसे बना दी, ठीक है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है साथ में क्या होता है, लिपिड होता है। देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी होती है, और लिपिड जो होता है, लिपिड कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है वो कैसी होती है, वो थिन होती है, और लिपिड कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिपिड कंटेंट क्या होता है, लिपिड, ये क्या हो गया, लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप पे आएंगे वापस। तो देखिए पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाल ली थी, तो दोनों में कंपैरिजन करना। आयोडीन डाल ली, क्रिस्टल वॉयलेट से क्या हो गया, दोनों नीले हो गए, ठीक है। उसके बाद में अल्कोहल डाला था, तो अल्कोहल से क्या करता है कि अल्कोहल लिपिड को निकाल देता है। तो ज़्यादा एरिया किसने कवर किया हुआ है, ज़्यादा एरिया यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर ने किया है। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर स्टेबल नहीं निकलेगी बाहर। अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल लिपिड को बाहर निकाल देता है, तो लिपिड पे लगा हुआ जो ब्लू कलर था इसका वो भी निकल जाएगा साथ में, लेकिन वो तो बहुत ही कम है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पर्पल ही रहेगा। तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल ही रहा तो अभी तक। उसके बाद में जो इसकी बात करते ग्राम निगेटिव की, तो ग्राम निगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है, पतली है, और लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। तो इस पे जब ये क्रिस्टल वॉयलेट का जो कलर है, ठीक है, जब अल्कोहल डाला तो ये क्रिस्टल वॉयलेट का जो ब्लू कलर था वो भी क्या होगा, इसके साथ में ये जो लिपिड कंटेंट है ये भी बाहर निकल गया, और साथ में कौन बाहर निकल गया, क्रिस्टल वॉयलेट भी बाहर निकल गई। जब ये पूरा बाहर निकल गया तो उसके बाद में जब आखिरी स्टेप था सैफ्रेनिन, भाई यहाँ पर सैफ्रेनिन डाल ली, तो पहले से ही जब ब्लू कलर है तो वो पर्पल कलर है, तो ये नहीं लेगा, दोबारा से स्टेन एक बार हो चुका है। यहाँ पर भाई खाली एरिया ज़्यादा है, खाली एरिया किसका ज़्यादा है, जहाँ से लिपिड निकल चुका है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ पिंक कलर आ जाएगा, क्योंकि ब्लू तो पहले ही लिपिड के साथ में निकल चुका था, क्योंकि लिपिड ज़्यादा था। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है इसलिए वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, और जो ग्राम निगेटिव है वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में कुछ डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो 5 डिफरेंस आपके साइड में आ रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो आपके नोट्स के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, भाई अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि क्या बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ एंजाइम्स का यूज करके बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव किया जा सकता है। जैसे अगर बैक्टीरिया को लाइसोजाइम में डाल दिया जाए, एंजाइम है ये, इसमें डाल दिया जाए तो सेल वॉल क्या हो जाती है, सेल वॉल हट जाती है, रिमूव हो जाती है, हट जाती है, तो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया रह जाता है। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया रह जाता है। इन सेल वॉल लेस बैक्टीरिया को जो आर्टिफिशियली रिमूव किया गया, इनको एल फॉर्म बैक्टीरिया
एल का मतलब लिस्टर, लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया इनको कहते हैं। तो एल फॉर्म का मतलब भी हमने बता दिया क्या है। अब जो माइकोप्लाज्मा आगे पढ़ेंगे वो नेचुरली अकरिंग है, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और ये आर्टिफिशियली भी बनाए जा सकते हैं इस तरीके से। इनको लिस्टर फॉर्म, एल फॉर्म बोलते हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, लाइसोजाइम से गला देते हैं जिनकी सेल वॉल को। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन देखिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल की हो या यूकैरियोटिक सेल की हो, बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, आपस में एक जैसी होती है, ऑलमोस्ट लिपिड बाइलेयर होती है, सेम ऐसी, जिसको हम पढ़ेंगे 8 चैप्टर में, ठीक है। मेन बात कर रहे हैं, अभी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसके अंदर जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बनाया था इस तरीके से बैक्टीरिया, जो हमने बनाया था ऐसे, भाई अब जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कैप्सूल कर चुके हैं, तो अंदर की बात करते हैं। तो ये क्या थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से इवेजिनेशन, अंदर की तरफ ऐसे घुसी हुई रहती है, बीच बीच में से अंदर की तरफ इनफोल्ड रहती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ इनफोल्ड रहती है। इनको क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं, मीजोजोम। भाई इस तरीके से थी ना, यहाँ पे ये पिलई वगैरह थी, फ्लैजला थे बनाए थे इस तरीके से, मीजोजोम। अंदर ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म की तरफ है ये, ठीक है। अंदर हमने क्या बोला था, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पड़ा रहता है ऐसे ही फैला हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं, जीनोफोर इसको बोलते हैं, ठीक है, इंसिपेंट न्यूक्लियस। जहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जितने एरिया में पड़ा रहता है वो पूरा एरिया न्यूक्लियोइड कहलाता है इसका। कुछ इसके अंदर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल जैसे जैसे प्लांट के अंदर भाई स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में, फूड हमारे में ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में हो सकते हैं, ग्लाइकोजन के हो सकते हैं। तो जो मेन स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं उनके बारे में, तो कौन कौन से हैं, मीजोजोम्स, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोइड, और साथ में एक्स्ट्रा इनके अलावा होते हैं प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल अलग से। तो देखिए मीजोजोम की बात करते हैं पहले। तो मीजोजोम क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है, जो अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो बिल्कुल एक जैसे भाई फंक्शन में सेम होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोटिक सेल में, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालने के। ऐसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, वो वाला काम इसका सेल मेम्ब्रेन करती है, और उसमें भी स्पेशली जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर इनफोल्ड हुआ है मीजोजोम, वो ये काम करता है। तो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मीजोजोम कहते हैं। तो मेन फंक्शन इनका जो हो जाता है वो है सेल वॉल, सेल रेस्पिरेशन, सेल वॉल सीक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न। कैसे कैसे करते हैं, देखिए जब बैक्टीरिया के अंदर ये रही सेल मेम्ब्रेन, और जब ये इनफोल्डेड जो स्ट्रक्चर जिनको मीजोजोम्स कहते हैं, अगर ये मेम्ब्रेन के पास में है, यानी कि अंदर तक, ज़्यादा अंदर तक नहीं आ रहे हैं, ये यहीं तक ही है, मेम्ब्रेन के आसपास तक ही है बस, तब ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सेल की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है, और स्पेशली मीजोजोम ये काम करते हैं जब ये मेम्ब्रेन यानी कि अंदर तक साइटोप्लाज्म में ज़्यादा अंदर तक ना आए, तो किनारे किनारे पर ही रहते हैं, तो तब सेल रेस्पिरेशन और सेल वॉल सीक्रेशन ही सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तब ये वाला जो मीजोजोम होता है ये पेरीफेरल मीजोजोम कहलाता है, यानी कि किनारे की तरफ ही है, पेरीफेरल मीजोजोम कहलाता है, यानी कि किनारे की तरफ पड़ा हुआ मीजोजोम। लेकिन जब मीजोजोम बिल्कुल अंदर की तरफ आके और यहाँ तक आके पूरा इस जेनेटिक मटेरियल से, ऐसे जेनेटिक मटेरियल से जाके अटैच हो जाते हैं इस तरीके से,
तब ये वाला मीसोसोम क्या कहलाते हैं? सेंट्रल मीसोसोम। सेंट्रल मीसोसोम्स कहलाते हैं फिर ये। और तब इनका फंक्शन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की अमाउंट को डबल करना। जब डीएनए की अमाउंट डबल होगी तो एक सेल में दो डबल अमाउंट कैसे रहेगी? तो सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, तब इसका फंक्शन होता है। ये 4 फंक्शन याद रखिएगा हमेशा मीसोसोम के, जिसको कॉन्ड्रियोइड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में अगला आता है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। तो अगला स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो स्टोर करके रखता है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो ये भी कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? कुछ मटेरियल स्टोर फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो कि इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है, यानी कि जैसे बोलते हैं कि अनाज जो है बोरी के अंदर पैक होके रखा हुआ है गोडाउन के अंदर, ऐसे ही इनके अंदर जो भी मटेरियल स्टोर करते हैं, तो एक बॉडी जैसे बैलून होता है इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं अंदर। तो ये जो स्टोर फॉर्म है बॉडी है, इनको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। और याद रखिए इंक्लूजन बॉडी के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होते। जैसे मान लीजिए आलू है, उबाल लिया आपने, छिलका उतार रखा है उसका, तो बिना छिलके वाला जो आलू है, पोटैटो है, उस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से इंक्लूजन बॉडी होती है। तो ये कुछ जैसे कुछ के एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो ग्लाइकोजन को स्टोर करेंगे। ग्लाइकोजन क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो बोल सकते हैं स्टोर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो इनके फर्दर आगे एनर्जी में काम आएगा जब इनको ज़रूरत पड़ेगी। वोलेटिन ग्रेन्यूल्स, जिनको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टोरेज फोस्फेट को स्टोर करते हैं, कि जो आगे चल के एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो डाइफॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट यहाँ से मिल गया तो क्या बन जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियोइड का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्लाज्मिड को भी कवर करेंगे अभी। तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। नॉर्मल सेल है, सेल में जेनेटिक मटीरियल यानी कि न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, इसके चारों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है। तो इस तरह के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड इसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है कि देखो ये क्या है कि ट्रू क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो ये जो एक्चुअल में ये जो पड़ा हुआ है बीच में जेनेटिक मटेरियल, ये इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम कह सकते हैं इसको, लेकिन ये ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि ट्रू क्रोमोसोम के लिए क्या चाहिए? डीएनए होना चाहिए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन हो प्लस साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं तब जाके इन तीनों को मिलके तब जाके बनता है एक ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती ही नहीं है, सिर्फ क्या है? डीएनए है और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो दोनों हैं। जब हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ट्रू क्रोमोसोम नहीं बनेगा। नॉर्मल में जो क्रोमोसोम पड़ा हुआ है वही है, सिंगल क्रोमोसोम है बस एक। ठीक है, वही जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, एक्चुअल में वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, तो नॉर्मल में जो बनता है हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है? देखो, जो डीएनए है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। बोलते हैं ना कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होती है। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं और मिलके क्या बनता है भाई? इनके साथ में पूरा ये पेयरिंग रहती है इनकी आपस में और क्रोमोसोम बनता है। लेकिन यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो नॉर्मल में ऐसे ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा रहता है,
बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसको न्यूक्लियोइड उस एरिया को जितने में भी प्रेजेंट है या जीनोफोर इसको कहते हैं। इसके अलावा भी ये जो डीएनए हमने बोला कि जो न्यूक्लियोइड है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा में कुछ जेनेटिक मटेरियल अलग से पड़ा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, इसके अलावा है, तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि खुद ब खुद जो रेप्लिकेट कर सकता है, ये एबिलिटी होती है इसके अंदर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो डबल स्ट्रैंडेड है, कैसा होता है, ऐसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, इस तरीके से होता है, जो अलग से पड़ा रहता है। मोस्टली जो यूज़ है इनका वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, जो कि आपके 12th क्लास में चैप्टर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज़ आएगा। फिर भी बता देता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, ये इन्फॉर्मेशन को दूसरे बैक्टीरिया वगैरह में, दूसरे होस्ट में ले जाने में हेल्प करते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो कंजुगेशन पढ़ा था, एक F पॉजिटिव सेल एक F निगेटिव सेल है, तो फर्टिलिटी फैक्टर, F का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, तो वो प्लाज्मिड है, तो उस प्लाज्मिड की वजह से है, तो वो भी क्या है, प्लाज्मिड है। अब बैक्टीरिया जैसे एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया क्या करता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं, नहीं मरने देते बैक्टीरिया को। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे प्लाज्मिड भी होते हैं जिनको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्लाज्मिड बोलते हैं। तो बहुत टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, जो आगे हम कभी पढ़ेंगे उनको। तो ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम इतनी बात करते हैं स्ट्रक्चर तक ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम इसके न्यूट्रिशन और इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया के, उनकी बात करेंगे, और साथ में आपके आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनकी बात होगी। तब जाके किंगडम मोनेरा पूरा हो जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हम 2 चैप्टर का एक साथ कर रहे हैं, तो लंबी तो होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू।